बिल्कुल। सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है कि सेक्सुअल हेल्थ का मेंटल हेल्थ से कुछ ना कुछ लेना-देना है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपका अगर साइज़ भी छोटा है या फिर बहुत सारी जो भी कुछ आपको है, आप बहुत अच्छा सेक्स कर जाएँगे अपने पार्टनर के साथ में। क्या ये सच में ये बात सही है? देखो, अगेन जो सेक्स है ना वो सिर्फ लिंग का योनि में जाना नहीं है। हुँ, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि आज के दिन परफॉर्मेंस मतलब कि लिंग को योनि में डालना, हुँ, कि आपने इंटरकोर्स कर लिया, आपने कुछ डाल के झाड़ लिया, वो आप सेक्स हो गया, ऐसा नहीं है। हुँ, सेक्स एक पूरा का पूरा क्रिया है, एक पूरा एक संबंध है जो आप अपने पार्टनर से बनाते हैं। हुँ, और लेडीज़ को अगर ऑर्गेज़म आना है तो उसको सामने वाले से प्रेम हुँ, होना ज़रूरी है। हुँ, तो अगर आपका साइज़ कम ज़्यादा है, आपका टाइमिंग कम ज़्यादा है, मेरे पास इतने सारे कपल्स आते हैं जो हैप्पी है, हुँ, बच्चा करने के लिए आते हैं कई बार ना, जैसे हुँ, पहला बच्चा होगा दूसरा नहीं हो पा रहा, हुँ, तो उसमें वाइफ की कंप्लेंट ही नहीं होती है। वाइफ अपने हस्बैंड से खुश है, हुँ, ठीक है, इवन दो उसका साइज़ नॉर्मल है, उसका टाइमिंग नॉर्मल है, उसकी हार्डनेस नॉर्मल है, पर वो खुश है हुँ, बिकॉज उनका रिलेशन मैच्योर है। ओके, ठीक है, वो अपना अपना एक जो कहते हैं ना उसको अपना एक मीडियम ढूंढ लेते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को प्लेजर करना है ढूंढ लेते हैं। तो सेक्स में कम्युनिकेशन भी होती है, सेक्स में आप आपकी पत्नी की क्या इच्छाएं है वो पूरी हो रही नहीं हो रही है, हर चीज़ होती है। हुँ, पर हम अगर उसको बिल्कुल सिंपल टर्म में खाली उसको डिस्टिल करके ले आएंगे कि सेक्स मतलब कि बस कि 15 मिनट तक कुछ होना है, और मतलब जो जो फिल्मों में दर्शाया जाता है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक बहुत ही सुपरफिशियल व्यू है हुँ, सेक्स का। हुँ, हुँ, ठीक है, तो अगेन फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्योंकि इसमें वुमेन ऑर्गेजम के बारे में बात करेंगे। हुँ, पर वुमेन को हर तरह की लेडी का ऑर्गेजम अलग होता है। हुँ, ठीक है, कुछ लेडीज़ जैसे को, सर? हाँ, जैसे कुछ लेडीज़ को ऑर्गेजम पेनिट्रेशन से आता है, ओके, कुछ लेडी को ऑर्गेजम जो है वो योनि के अंदर से आता है, कुछ लेडी को ऑर्गेजम योनि के मुंह से आता है। हुँ, तो हर जैसे हर आदमी को पता है कि उसको क्या पसंद है, कि क्या उसको डिस्चार्ज करेगा, उसी तरह हर लेडी को पता होता है कि उसको क्या डिस्चार्ज करेगा। हुँ, तो हो सकता है कि आप जो कर रहे हो वो आपकी लेडी आपकी पार्टनर को नहीं पसंद आ रहा हो या उसके लिए सूटेबल ना हो। हुँ, तो सबसे पहला स्टेप तो है कम्युनिकेशन, ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई क्या चीज़ है ऐसी जो हम चेंज कर सकते हैं। कि हो सकता है कि बिना कुछ किए या बिना कोई इलाज किए ही पार्टनर को, मेरे पास आते हैं पेशेंट 30 मिनट्स का सेक्स टाइम है और मरीज़ कह रहा है ऐसा 30-30 मिनट करता हो, वाइफ को फील ही नहीं होता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो वाइफ से बात ही नहीं कर रहा है, उसकी वाइफ को वुमन ऑन टॉप पोजीशन चाहिए, वो उसको पता ही नहीं है। ठीक है, वो ना फोर प्ले कर रहा है, ना वो किस कर रहा है, ना वो अपनी वाइफ को उत्तेजित कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि गर्म करना बोलते हैं सिंपल टर्म में, ना हाँ, वो वाइफ से कम्युनिकेट कर रहा है। हुँ, ठीक है, वो वाइफ से झगड़ रहा है, ठीक है, ज़बरदस्ती ज़ोरदस्ती कर रहा है, तो उसमें वाइफ को कहाँ से ऑर्गेज़म आएगा। ठीक है, वहीं पर ही अगर वो अपनी वाइफ से डिस्कस करे चीज़ों को, या अपनी वाइफ समझे कि उसको क्या पसंद है, या थोड़ा सा उससे फोर प्ले कर ले या रोमांस कर ले, हो सकता है कि 5 मिनट में भी ऑर्गेज़म आ सकता है। हुँ, ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी है, तो ये सेक्स एजुकेशन का पार्ट है, हुँ, जिसके लिए आई थिंक सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर धीरे धीरे हम लोग कर भी रहे हैं कोशिश। हुँ, मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे विमेन काउंसलर्स हैं आज के दिन, बहुत सारी अच्छी लेडी काउंसलर्स हैं हुँ, जो फीमेल से बात कर रही है कि भाई आपको अपने हस्बैंड से कैसे कम्युनिकेट करना है, या किस तरीके से आप अपने पार्टनर्स के साथ बेटर इंटरकोर्स कर पाए। हुँ, बट सेक्स इज़ नॉट ओनली पेनिट्रेशन, मतलब जो पेनिट्रेशन है वो सिर्फ हुँ, 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 सेक्स नहीं है। हुँ। ओरल सेक्स पे आते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि जो भी मतलब लड़का कम से कम उसको बहुत लड़कों को ये चीज़ें पसंद होती हैं ऑब्वियसली। ओरल सेक्स हेल्दी है आपके हिसाब से? ओरल सेक्स अनहेल्दी भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है, जो एज अ कपल कंसेंट में हो रहा है। हुँ, जो कपल्स में कंसेंट, देखो ज़बरदस्ती कुछ नहीं होनी चाहिए सेक्स के अंदर, हाँ, पर अगर कंसेंशुअल है, म्यूचुअली प्लेजरेबल है, हुँ, और दोनों पार्टनर्स उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल हेल्दी है। हुँ, ठीक है, आप अब बिगेस्ट कंप्लेंट क्या होती है हमारे पेशेंट्स की, हमारी वाइफ ओरल सेक्स करना नहीं चाहती। हुँ, ठीक है, अब उनको कैसे ज़बरदस्ती करें, हुँ, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, अब एंड ऑफ द डे आप एवरीबडी इज़ नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, कि कोई एक मूत्राशय है या एक मूत्र का पार्ट है, उसको ओरल में करना इज़ नॉट नॉट कंफर्टेबल एवरीबडी। हुँ, तो ओरल सेक्स इज़ फाइन, बट अगेन ओपन कम्युनिकेशन और पार्टनर्स के बीच में एक एक अंडरस्टैंडिंग, और दोनों के लिए वो इन्जॉयबल हो। ठीक है, तो तभी उसका उसका कोई सक्सेस निकलेगा। पर अदरवाइज अगर आप बोले कि ओरल सेक्स अनहेल्दी है या हेल्दी है, तो ओरल सेक्स अनहेल्दी नहीं है। पर हाँ, ओरल सेक्स इज एज कंटेजियस, हुँ, एसटीडी की बात करें अगर हम, हुँ, तो हमें कई बार मिसकंसेप्शन होता है कि भाई जो एसटीडी है या जो इन्फेक्शंस है वो सिर्फ वजाइनल सेक्स से ही होंगे। हुँ, कहीं मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं इन्फेक्शन लेके मेरे ओपीडी में, जो कहते हैं सर हमने ओरल सेक्स बिना कॉन्डम किया था, हुँ, उसके बाद हमने सेक्स तो बिना विद कॉन्डम किया था। हुँ, तो ओरल सेक्स भी सेक्स का पार्ट ही है, और ओरल सेक्स से भी बीमारियां फैलती है।
हाँ। ठीक है, तो जो HPV है या जो ओरल कैंसर्स है या HIV है या सिफिलिस है, ये सब ओरल सेक्स से ही फैल सकती है। तो अगर आप ओरल सेक्स कर रहे हैं किसी अनजान पार्टनर के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ, तो वहाँ प्रोटेक्शन ज़रूरी है। पर क्या ओरल सेक्स खतरनाक है या ओरल सेक्स अनहेल्दी है पुरुष के लिए या महिला के लिए? तो नहीं, दोनों के लिए नॉर्मल है। मतलब इन्फेक्शन के चांसेस दोनों में सेम है। पर उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मतलब क्या वो अनहेल्दी हेल्दी नहीं, इट इज नॉर्मल, इट इज सेम, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम थोड़ा सा मिथ बस्ट करेंगे। जिस लड़के की सेक्सुअल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपके पास में ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, उसका ना उसकी दिमाग पे क्या असर पड़ता है या फिर उसकी मेंटल हेल्थ पे उससे क्या असर पड़ता है? हालांकि ये टॉपिक मतलब नहीं, तो भाई सेक्सुअल हेल्थ इज अ बेस हेल्थ। मतलब आप समझिए कि अगर देखो द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, अगर आप WHO डेफिनेशन देखो हेल्थ की, तो इट सेज कि व्हेन अ मैन इज हेल्दी मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली एंड सेक्सुअली, पांचों पैरामीटर पूरे होने चाहिए। अगर कोई भी पैरामीटर इसमें से खराब है, मैं कह रहा हूँ सेक्सुअल हेल्थ छोड़ो, अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, मैं कह रहा हूँ लिवर डिजीज हो जाए, डायबिटीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो वो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे बड़ी जो वेल्थ है वो हेल्थ है। आज अगर बीमारी नहीं है, डॉक्टर को जाना ना पड़े और दवाई ना खानी पड़े, तो आदमी बहुत सुकून और सुखी है। तो किसी को सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो डेफिनेटली दिमाग पे जोर पड़ता है, मेंटली डिस्टर्बेंस होती है। बिकॉज सेक्सुअल हेल्थ अकेला पैरामीटर है जिसमें कपल इन्वॉल्व हो जाता है। आप समझिए कि बीमारी, जैसे अगर आपको बीमारी है हार्ट की, तो आपको है हार्ट की बीमारी, पर अगर आपको सेक्सुअल बीमारी है तो आपकी वाइफ साथ बीमार है आपके, ठीक है, क्योंकि आप उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपकी जो बीमारी है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है आपकी पार्टनर के ऊपर। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो बच्चे आपकी वाइफ को नहीं हो रहे, ठीक है। अगर आपका स्पर्म काउंट खराब है तो आप दोनों को बच्चे नहीं हो रहे। अगर आपको टाइमिंग की दिक्कत है तो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो सेक्सुअल हेल्थ में यूनिक पर्सपेक्टिव ये है कि जब एक बीमार आता है तो साथ में उसका पार्टनर भी बीमार है, ठीक है, चाहे वो साथ में उसके आए या उसके साथ ना आए। और 90% मर्द मेरे ओपीडी में तभी आते हैं जब उनकी वाइफ धक्का मारती है, ठीक है, जब घर में कलेश होता है। नहीं तो वाइफ, अगर मर्द का बस चले तो वो लाइफ लॉन्ग कुछ ना करे, ठीक है। जब घर पे वाइफ गुस्सा करती है तो मेरे ओपीडी में आता है कि सर अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब झगड़ा होने लग गया है, ठीक है। और जो ये सेक्सुअल झगड़े हैं ना, ये सिर्फ बेडरूम में नहीं रहते हैं, ये सेक्सुअल झगड़े भी हर जगह फैलते हैं, ठीक है। फिर ये जो है ये डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तब पेशेंट्स उठ के आते हैं कि नहीं, हमें इसको मैनेज करना है, अब ये ज़्यादा अति हो गई है, अब मुझे इसको ठीक करना है। मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसे तो डाइवोर्स भी हो जाते हैं लोगों के। बहुत बार क्या, अगर आप देखेंगे आज के दिन जितने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो 90% टाइम डाइवोर्स में होता क्या है, हस्बैंड वाइफ को बताता है बच्चा लड़ना, वाइफ बताती है हस्बैंड को नपुंसक, ठीक है। जितने डाइवोर्स केसेस है उसमें स्टैंडर्ड यही है, तो वाइफ हमेशा बताएगी कि मेरा हस्बैंड नपुंसक है, ठीक है। तो उसमें 30% टाइम्स वो ट्रूथ होता है, 30% टाइम्स वो फेक होता है। बट सेक्शुअल अनसेटिस्फैक्शन या नॉन सेटिस्फैक्शन इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स ना हुआ हो तो दैट इज ग्राउंड फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज। और अगर वाइफ हस्बैंड को सेक्स के लिए मना कर दे या सेक्स वाइफ हस्बैंड ना कर पाए तो इट इज काउंटेड एज क्रूअल्टी, मैरिटल क्रूअल्टी। तो जो मैरिज है, जो शादी है, उसका जो बेस है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो सेक्स पे है, ठीक है। अगर सेक्स नहीं है मैरिज में तो मैरिज ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए डाइवोर्सेस क्या, मतलब ये जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसमें 40% ऑफ टाइम्स द रीजन इज इम्पोर्टेंसी। जहाँ पर मेल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या उसका इंटरेस्ट नहीं है या वो बच्चे नहीं कर पा रहा है। अगर किसी, अभी तो जैसे शहरों में तो क्या है, हम लोग बड़े अलग अलग हो गए हैं, लोग एक दूसरे से कंसर्न नहीं रखते कौन कहाँ रह रहा है। पर विलेजेस वगैरह में किसी कपल को बच्चे ना हो तो कितनी टॉक्सिक लाइफ हो जाती है उनकी कि उन्हें अपने गाँव छोड़ के आना पड़ता है, कि जब तक बच्चे नहीं तो गाँव वापस जा नहीं सकते, ठीक है। हस्बैंड मेरे पास आते हैं लेबरर्स या जो कम्युनिटी है बिहार में रहते हैं या बंगाल में रहते हैं या कहीं भी शहर में रहते हैं, वो दिल्ली में काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि उनको बच्चे नहीं हो रहे, तो वो वापस जाते नहीं है विलेज की। विलेज जाएंगे तो फिर लोग पूछेंगे कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और फिर चलता है कि स्पर्म काउंट में इशू है, फिर उनका इलाज करो। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो हमारी सोसाइटी में आज भी स्टिग्मा है, और डिस्कस कर लो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। तो आई थिंक इसी से एंड करते हैं कि भाई सेक्सुअल फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये भी एक मेडिकल साइंस है, और इसमें हमें सही डॉक्टर मिले और सही इलाज मिले तो बहुत चीज़ें इसमें हम लोग बेटर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, चाय पीना क्या हेल्दी है सर? चाय पीना हेल्दी है, पर कौन सी चाय पी रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ये हमारी दिल्ली NCR की चाय पी रहे हो जो हाई शुगर, हाई मिल्क कंटेंट, और जिसमें चाय को बार बार उबालते हैं, तो वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, चाय हो जाती है एसिडिक। बहुत ज़्यादा चीनी और एसिड पीने से, टैनिन पीने से बीमारी होती है। पर अगर आप ब्लैक टी ले रहे हैं, अगर आप
चाय को बहुत ज़्यादा उबाल नहीं रहे हैं, अगर आप गर्म पानी में सिर्फ चाय को स्टीप करके ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, बस अब एक छोटा सा मिथ बस्टर कर लेते हैं सर। एक मिथ ये है कि हर्बल सप्लीमेंट्स या किसी भी दूसरे सप्लीमेंट से खाने या पीने से कुछ या फिर कुछ खास चीज़ें लेने से पेनिस का साइज जो है वो बढ़ाया जा सकता है। कोई भी सप्लीमेंट से, गोली से, दवाई से पेनिस का साइज नहीं बढ़ाया जा सकता। सिर्फ यंग लड़कों में जो 12 से 15 साल में है, जिनमें हार्मोन की कमी से लिंग की ग्रोथ नहीं हुई है, उन लड़कों में हार्मोन देने से साइज बढ़ता है। उसके अलावा एक बार आप मैच्योर हो गए, एक बार 21-22 साल के हो गए और आपके लिंग का साइज फिक्स हो गया है, तो किसी भी दवाई से पेनिस का साइज नहीं बढ़ सकता। तो ये जो इंटरनेट पे इतनी सारी दवाइयाँ चलती हैं या बेची जाती हैं, तो वो एक तरह से सिर्फ बेचने के लिए ही है, ये वो एक तरह से उन लोगों को अमीर कर रहा है। ओके। एक और चीज़ ये है कि सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो सिर्फ बूढ़े लोगों को ही होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी भी उम्र में हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यौन क्रिया स्टार्ट करने की उम्र से, मतलब 18-19 साल से लेकर आदमी के गुजर जाने तक 90-92 साल तक हो सकता है। ओके। ब्लू पिल्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे वायग्रा हो गया, वो ईडी का एकमात्र इसका इलाज है और इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लिया जा सकता है। ब्लू पिल्स मतलब सिडनाफिल होती है, ये वायग्रा है। वायग्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक इलाज है, पर वायग्रा को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वायग्रा की डोजेज, वायग्रा किस में रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी है, और वायग्रा ईडी का एकमात्र इलाज नहीं है। 50% लोगों में बिना वायग्रा के यूज़ के भी अच्छी मेडिकेशन से ईडी को ठीक किया जा सकता है। ओके। एक और मिथ ये है कि मास्टरबेशन करने से जो फ्यूचर में जो यौन क्षमता है या फिर जो सेक्स करने की जो पावर है ना, वो कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ओवर मास्टरबेशन करते हैं, अगर आप मास्टरबेशन पे अनकंट्रोल्ड मास्टरबेशन करते हैं, तो आपकी फ्यूचर में सेक्सुअल लाइफ डेफिनेट डैमेज होगी। आपको रिलेशनशिप बनाने में, आपको अपने हार्डनेस में, आपको टाइमिंग में, अपने हार्मोन लेवल्स में, हर चीज़ में कमी महसूस होगी। तो इस हैबिट को आज ही छोड़िए। बिल्कुल। एक और सर ये चीज़ है कि टाइट अंडरवेयर पहनने से या फिर जो लैपटॉप गोद में रख के आम तौर पे जो लोग काम करते हैं, उससे इनफर्टिलिटी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो भगवान ने हमारे जो टेस्टिस है, जो आंड है, वो शरीर के बाहर इसलिए दिए है कि उनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। अगर आप लैपटॉप रखते हैं अपनी मतलब गोद में, या आप टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, तो उससे टेस्टिस टेम्परेचर बढ़ने से स्पर्म काउंट लो होता है, कई बार ख़राब भी होता है, कई बार उसकी मोटिलिटी भी ख़राब होती है। एक लास्ट सर में ये है कि अगर कोई पुरुष जो है वो इरेक्शन अगर उसको हो सकता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से मतलब उसको इनफर्टिलिटी कुछ भी नहीं है। अगर मतलब यहाँ पे ये अगर वो ये कह रहा है कि अगर वो ठीक तरीके से अपना वो कर सकता है, तो फिर इसका इरेक्शन अगर उसको मिल जाता है तो वो फर्टाइल है पूरी तरह से। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी मतलब कि स्पर्म में कमी, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता ना होना, और इम्पोटेंसी मतलब कि लिंग या इंद्री में ताकत ना होना या इरेक्शन ना आना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इम्पोटेंट आदमी फर्टाइल हो सकता है और इनफर्टाइल आदमी पोटेंट हो सकता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनका इरेक्शन अच्छा हो पर स्पर्म में कमी हो, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका स्पर्म खराब हो पर सेक्स बिल्कुल नॉर्मल हो। तो ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग इलाज है।